Arvind, one of the key things when you launch a political party is to have a plan about how you intend to win. Because the one thing you've said very often is that without money, without muscle power, you can't win elections, which is why you resisted the political foray for so long. And in all the past instances, whether it is a Captain Gopinath, a Mallika Sarabhai, Meera Sanyal, all clean individuals who gave up what they were doing to join the hurly-burly of elections, all of them had their deposits forfeited. So are you concerned that the same could happen to you as well, that you get this crowd to respond, but these claps, these cheers don't really necessarily get you into parliament? I completely agree. मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने कहा, ये आंदोलन लोगों का था और ये पूरी जो पार्टी हम बना रहे हैं, ये जो आंदोलन को अब संसद में ले जा रहे हैं, ये भी लोगों का ही है। ये जीत हमारी नहीं है, ये हार भी हमारी नहीं है। ये जीत या हार टीम अन्ना की नहीं है, ये जीत या हार अन्ना की नहीं है, ये जीत या हार आपकी है, ये जीत या हार इस देश की जनता की है। अगर इस देश की जनता खड़ी हो गई, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले एक 50 औरतों की भजन मंडली है, वहां पे गया था। उन औरतों ने कहा कि जब आपकी पार्टी बनेगी तो हम घर घर जाके कैंपेनिंग करेंगे। जिस दिन इस देश की हर औरत अपने घर से निकल के हमारे लिए कैंपेनिंग करने लग गई, जिस दिन इस देश का हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर यूथ अपने घर से निकल के कैंपेनिंग करने लग गया, ये तो इन्हीं की जीत है, इन्हीं की हार है। हमें पैसे की क्या जरूरत है? उसके बाद बिना पैसे की जीतेगी और ये जनता जाएगी संसद के अंदर, हम नहीं जाएंगे संसद के अंदर। Sandeep, you said that this is your voice, your vote. People sitting over here. People sitting over here might feel that ये आपकी, चलिए हिंदी में, कि ये उनका वोट है लेकिन उनकी आवाज नहीं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। पैट्रिक फ्रेंच ने एक किताब लिखी हाल में, उन्होंने कहा कि 29% जो इस वक्त के हमारे सांसद हैं वो राजनीतिक घरानों से आते हैं। आपकी मां दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, आप राजनीति में आए। कांग्रेस के ही 38% ऐसे सांसद हैं जो कि राजनीतिक घरानों से आते हैं। तो ये इन लोगों का वोट है लेकिन इन लोगों की आवाज नहीं, क्योंकि ये आवाज केवल और केवल राजनीतिक घरानों की आवाज है। नहीं, राहुल जी, मैंने ये नहीं कहा था कि आवाज किसी की है और वोट किसका। मैंने ये कहा था कि राजनीति में आवाज उठाने वालों की भी उतनी आवश्यकता है जितने वोट लेने वालों की है। और अगर, क्योंकि हम लोग कभी कभी राजनीति को एक बड़े छोटे पहलू में समझ लेते हैं कि सिर्फ पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, चुनाव लड़ना ही राजनीति है। बल्कि अरविंद जी मुझसे इत्तेफाक रखेंगे, अरविंद जी इस बात को कहते थे कि जब इनको कोई लोग चुनौती देते थे कि नहीं आप लोग राजनीति में क्यों नहीं आते, तो ये कहते थे राजनीतिक हम हैं लेकिन राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। मैं उस संदर्भ में बात बता रहा था। आपका जो बात कहना है कि क्यों परिवारों से लोग बेहतर आते हैं, वो इसलिए है क्योंकि संगठनों में जिस तरीके से उनकी संरचना बनी है, जिस तरह से उनमें एक आप कहो कमजोरी आई है या शक्ति आई है, दोनों तरफ से कह सकते हैं, उसमें ये एक व्यवस्था ऐसी बनी कि जो लोग इस प्रणाली से जुड़े हुए थे उनको आसान रास्ते मिले इसमें आने के लिए। और मेरे ख्याल से वो कारण है कि बाहर के लोग उसमें कम। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों है। अगर मैं कहूं गलत है तो मैं कहूंगा मेरा भी राजनीति में आना स्वयं गलत है। अगर मैंने वो निर्णय लिया है तो फिर मुझे उसके बारे में अपना पक्ष भी रखना पड़ता। मैं कह रहा हूं गलत इसलिए भी हो सकता है कि औरों को आप वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आप हमेशा 100 मीटर की रेस में अगर आप 20 मीटर आगे से दौड़ रहे हैं तो 0 मीटर वाला कभी आप तक पहुंच भी नहीं पाएगा। वो बात मैं मानता हूं, लेकिन ये भी मानता हूं व्यवस्था कई जगहों पे ऐसी है, अगर कई दल हैं, चाहे अरविंद जी हों चाहे और हों, इस व्यवस्था में परिवर्तन ला पाते हैं तो मैंने जैसे कहा शायद बेहतर राजनीति का निर्माण होगा। ये बताइए आप दोनों। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। मुझे लगता है ये बात केवल कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी में भी अगर आपके पिताजी या माताजी पॉलिटिक्स में है तो आपको टिकट मिलती है। इस डायनेस्टिक रूल को भी तोड़ना, ये भी हमारी राजनीति का आज अभिशाप है, ये कर्ज है हमारी राजनीति का, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। आज एक टिकट लेने के लिए 2-2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं हम लोगों को, इसको बंद करना पड़ेगा। अब ये नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी के टिकट हम लोग नहीं देंगे, जनता देगी। जनता के बीच में, जैसे यूएसए में प्राइमरीज होते हैं, जनता से पूछा जाता है कि आप किसको टिकट देना चाहते हो, जनता टिकट देना चाहिए। दैट इज किसी के पिताजी या माताजी वो हैं राजनीति में, इसीलिए उसको टिकट मिले, ये गलत है। 2-2 करोड़ रुपए देके टिकट लेना ये भी गलत है। संदीप, क्या आपको खास चिंता इस बात की है कि अगर अरविंद चुनाव लड़ते हैं, ये भी ईस्ट दिल्ली से आते हैं, आप भी ईस्ट दिल्ली से आते हैं, तो हो सकता है कि 2014 में आपका मुकाबला इन्हीं से हो, इसलिए अभी से कह रहे हैं कि मैं तो अरविंद की साइड पे हूं? नहीं, ऐसा नहीं है।
देखिए, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और अरविंद जी को मैं काफी समय से जानता हूं, पर वो बात अलग है। देखिए, राजनीतिक चुनाव में जो भी सामने आएगा वो राजनीति में उस चुनाव में मेरा प्रतिद्वंदी होगा। हम हैं, हमारे दल हैं, हमारी बात है, हमारा काम है, अच्छा हो बुरा हो उसको सामने पेश करके हम जनता के बीच में जाएंगे, वो अलग बात होती है। लेकिन देखिए, एक चीज मैं और बताऊं, राजनीति को केवल चुनाव और चुनाव के जीत हार से में सिमट के रख देना एक बहुत बड़ी कमजोरी है हम सब। और कई बार हमने देखा है कि उसको सिमट के रखने में जो उसके बहुत और से बदलाव करने में जो उसकी शक्तियां आ सकती हैं, वो हम कहीं खो बैठते हैं। इसलिए ये मेरे सामने आते हैं, इनकी पार्टी का कोई सामने आता है, मुझे दोबारा टिकट मिलती कि नहीं, वो तो सब सवाल हैं जब 2014 में पहुंचेंगे। लेकिन ऑल दैट आई कैन से इज, इफ देयर इज अ वर्दी ओपोनेंट देन ही इज। If there is a worthy opponent, then he is. That's a very big comment coming from you. अरविंद केजरीवाल छोड़ेंगे? अब तो तुमने वर्दी ओपोनेंट बोल दिया, ये सीट छोड़ दीजिए, दूसरी पकड़िएगा कि यही पकड़िएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संदीप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और आंदोलन के दौरान इन्होंने लोकपाल बिल के ड्राफ्टिंग में काफी मदद की थी, हालांकि इनकी पार्टी नहीं मानी इनकी बातों को। संदीप जी बहुत अच्छे मित्र हैं जी, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं उन सबको चिंता हो रही कि अरविंद कहां से लड़ेगा, उसकी सीट थोड़ी फंस सकती है, तो ये बात तो है ही। लेकिन अरविंद, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो पहले टीम अन्ना थी, अब वो टीम अरविंद बन गई है। आपने एक मुहिम शुरू की भ्रष्टाचार के खिलाफ, सब लोग आपके साथ जुड़े, अब आप पूरी तरीके से राजनीति में आ गए और जितने भी लोग आपके साथ थे, किरण बेदी हुई, संतोष हेगड़े हुए, सब एक एक करके साइड हो रहे हैं। अन्ना ने भी कह दिया कि मैं बाहर से ही इसको सपोर्ट करूंगा। तो आपको नहीं लगता, सब कहते हैं कि अरविंद की मनमानी चलनी चाहिए, जो अरविंद ने कहा वही सही, बाकी सब गलत। आपको नहीं लगता कि आप कहते हैं कि आप डेमोक्रेसी के पक्ष में हैं, तानाशाही के खिलाफ हैं, लेकिन कहा जाता है कि आप जिस तरीके से चलाते हैं खुद तानाशाह हैं? नहीं, ये सब गलत है। आप मीडिया वालों ने गलत बातें फैलाई हुई हैं। गलत बोल रहे हैं ना ये? तो बाकी लोग तो है नहीं आपके साथ। मैं आपको, पहली बात तो ना ही टीम अन्ना थी और ना ही टीम अरविंद है। ये इस देश के लोग हैं जो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और किरण जी, जस्टिस हेगड़े, उनके कुछ व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है वो लोग भी बाहर से समर्थन करेंगे। अन्ना जी ने ये पोजीशन ली है और आई थिंक हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अन्ना जी बाहर से, अगर आपको याद हो, जंतर मंतर पे उन्होंने भाषण दिया था कि मेरी टीम संसद में जाएगी लेकिन मैं बाहर रहकर इन पे नजर रखूंगा, अगर ये लोग कुछ भी गलत करते हैं तो मैं इनके कान पकड़ के खींचूंगा। सो अगर ऐसा मॉरल फोर्स हमारे ऊपर रहता है तो हम कुछ भी गलती करेंगे, कहीं भी फिसलेंगे, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अन्ना जी हमें ठीक रास्ते पे लेके आएंगे। संदीप, आपको नहीं लगता कि जो वर्तमान पार्टियां हैं और नेता हैं, उन्होंने अपनी हरकतों की वजह से जितने भी लोग इस ऑडियंस में हैं, उनका विश्वास राजनीति में तोड़ दिया? उनको लगता ही नहीं कि, इसलिए जब नारा निकलता है सड़क से कि मेरा नेता चोर है, तो लोगों को लगता है हाँ ये सही बोल रहा है। क्योंकि जैसे ये पूरा मानसून सत्र हुआ, पूरे का पूरा वॉश आउट हो गया, कुछ भी चर्चा नहीं हुई, बहस नहीं हुई। 2G है, कोलगेट है, इतने सारे स्कैम्स हैं कि जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है हमारी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की, वो एकदम जीरो पे आ गई है या फिर नेगेटिव में चली गई। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि कई दलों में, और इसमें मैं कौन क्या ज्यादा है वो तो नहीं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आचरण से, अपनी एक्टिविटी से एक परछाई तो पूरी राजनीतिक, पूरी जो एक व्यवस्था है उस पर रखी है। और जैसे कहते हैं, कभी कभी एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करने में, कम से कम गंदा दिखने में सामने आती है। और वही कारण है कि एक आवाज, जैसे आपने कहा, आवाज उठ रही है। हाँ, ये समझ लेना कि नहीं हर व्यक्ति इस बात में पूरी तरह से विश्वास करेगा, और क्या जो आप अभी है वो सब पूरी तरह खराब है, उसमें सब गलत है, ऐसा नहीं है। इस समय एक उबाल है, उस उबाल के पीछे जो कारण है वो जमीनी कारण है, जो कारण है वो ऐसा नहीं है कोई कि हवाई कारण है। हम लोगों के आचरण में गलतियां हुई हैं, हम लोगों के नेतृत्व में, हम लोगों के जो सीनियर्स रहे हैं और लोग रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं शायद जो नई भावनाएं इस देश में बन रही थी, नई एस्पिरेशन बन रही थी, जो नए लोग आ रहे थे धीरे धीरे 18, 20, 25 साल के हुए, उनकी आकांक्षाओं से अपने आप को नहीं जोड़ पाए। ये नहीं समझ पाए कि जिस तरीके की एक सामंती राजनीति पहले के दशकों में चलती थी, शायद आज नहीं चल पाएगी। तो दोनों, हमने वो कनेक्ट भी खोया है और एक जगह शायद उस तरीके से जो जुड़ना चाहिए लोगों से नहीं जुड़ पाए। आपको लगता है कि अरविंद का पॉलिटिकल मूवमेंट कामयाब होगा? ऑल द बेस्ट। आई थिंक आई कांग्रेचुलेट हिम इन ऑल द अदर 542 सीट्स। 542 सीट की एक सीट तो आप ले जाएंगे, बाकी सीटों का क्या होगा? वो ईस्ट दिल्ली की सीट ना हो, बेचारे वो बड़े परेशान है। नहीं तो ये बताइए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
where are the 543 candidates who can fight? Because someone like a Kiran Bedi, who might have been able to win her own seat, she says she doesn't want to be a part of Arvind's political movement. She wants to stay out of it. And you've said that she's sympathetic towards the BJP, or she doesn't want to attack the BJP. So where are the 542 winnable candidates who can bring about the revolution that you promise her? So दो पार्ट है आपके क्वेश्चन की. पहली चीज, मुझे लगता है 120 करोड़ लोगों के इस देश में हम 542 अच्छे और ईमानदार लोग जरूर ढूंढ सकते हैं. ये इतना बड़ा काम नहीं है. उसको अगर हम उसका दायरा केवल नेताओं के बच्चों तक सीमित रखेंगे तब तो 542 मिलने मुश्किल है. लेकिन अगर हम पूरे देश भर में ढूंढने चलेंगे तो 542 बहुत अच्छे. दूसरी बात आपने कहा विनेबल. अगर इस देश के अंदर लोगों को एक उम्मीद जागेगी कि अब तो बदलाव आएगा, अब तो भारत बदलेगा, और वो उम्मीद जागी है पिछले 1.5 साल के अंदर. अगर ये उम्मीद बरकरार रही और अगर ये उम्मीद बढ़ी और लोगों को लगा कि अब ये राजनीतिक क्रांति आ रही है और अब भारत बदलेगा, मैं आपको बता रहा हूं 542 के 542 लोग जीतेंगे. All right, let's take some questions from the audience. Okay, I will be a very unpopular man at the end of this. Let's begin with this gentleman in the white kurta right in the front. केजरीवाल साहब, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, ये मूवमेंट आपने स्टार्ट किया उसके लिए, एंटी करप्शन का जो भी है. आप सवाल छोटा रखिए. सवाल छोटा है. आपने एंटी करप्शन, आप जन लोकपाल बिल का डिमांड कर रहे हैं सरकार से, लेकिन जो करप्शन होता है उससे हमें फायदा होता है कई बार, इसलिए हम करप्शन करते हैं. लेकिन क्या ये नहीं होना चाहिए कि हमें इतनी वैल्यूज दी जाए कि हम करप्शन को करें ही ना किसी फॉर्म में भी? क्या आपको नहीं लगता हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए? सबको इतना एजुकेट करते हैं कि वो करप्शन करे ही ना कि एक बिल के पीछे बढ़ जाए बस, ताकि पूरा देश हमेशा के लिए सुधर जाए. कोई छोटे मोटे बिल तो बहुत है आज तक हमारे पास. इतनी वैल्यूज देते हम लोगों को कि करप्शन करना ही नहीं चाहे. तो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एजुकेट कीजिए, ना कि पार्टी बनानी सोचिए. देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा. जब पिछली साल अन्ना जी रामलीला मैदान में अनशन पे बैठे थे, तो एक पुलिस वाला मेरे पास आया, कहता है जी मैं 16 साल से रिश्वत लेता था, लेकिन पिछले 10 दिन से मैंने रिश्वत नहीं ली, और जितना आनंद मैंने इन 10 दिनों में अनुभव किया 16 साल में कभी आनंद अनुभव नहीं किया. उसको कोई वैल्यू सिस्टम देने नहीं गया था, उसको कोई वैल्यू एजुकेशन देने नहीं गया था. उसकी इंसानियत जाग पड़ी, उसकी आत्मा रो पड़ी. अभी जब हम लोग 25 जुलाई से अनशन पे बैठे थे, एक व्यक्ति की ऑल्टो गाड़ी 1.5 साल पहले चोरी हो गई थी. वो व्यक्ति गुड़गांव के पुलिस स्टेशन पे जब अन्ना जी अनशन पे बैठे थे वहां पे गाड़ी छोड़ गया. उस गाड़ी के ऊपर अन्ना जी का स्टिकर लगा हुआ था और उसके वाइपर पे उसने एक पर्ची छोड़ी कि अन्ना जी की गाड़ी अन्ना जी को मुबारक. उस चोर को कोई वैल्यू एजुकेशन नहीं देने गया था. जिस दिन जन भावनाओं का सैलाब जागता है देश के अंदर, तो किस तरह से इंसानों की पूरे हजूम के हजूम बदल जाते हैं, हम विश्वास भी नहीं कर सकते. All right, thank you. No, let's get some more questions, please, from the gentleman in the blue shirt. The gentleman here in the blue shirt, please. सर, आपकी स्पीच बहुत इंस्पिरेशनल थी, आपकी ये पूरी कॉन्वर्सेशन. बट हम लोग एज अ यूथ, हमसे आपको क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमें वो एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि हम लोग आगे बढ़ सकें, आपका साथ दे सकें, मतलब डायरेक्टली आपका साथ दे सकें. हमारे पास ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है. जैसा मैंने कहा कि ये आंदोलन अभी तक सड़कों पे चल रहा था, अब ये आंदोलन सड़क से उठ के अब संसद तक जाएगा. संसद में भी आंदोलन होगा और सड़क में भी आंदोलन होगा. उसमें सबसे अहम भूमिका इस देश के यूथ को निभानी पड़ेगी. ये हमारी वजह से नहीं हो पाएगा. आप लोगों को अपने अपने घरों से निकल के पूरे इलाके के अंदर घर घर जाके आपको लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आएं और लोग इन सारी पार्टियों को नकार के इस आंदोलन को वोट करें, ताकि ये आंदोलन जाके संसद को आंदोलित कर सके. तो आप सब लोगों को उसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. Lady in the check, मेरा सवाल संदीप जी के लिए है. जैसे कि हमें दिख ही रहा है कि अभी इलेक्शंस आ ही रहे हैं दिल्ली के, तो जो ये सरकार ने डिसीजन लिया है इलीगल कॉलोनी को रेगुलाइज करने के लिए, तब ये सरकार कहां थी जब ये एक्चुअली में लोग इलीगली उस जगह पर आ रहे थे? क्यों नहीं उन्हें तभी रोका गया बजाय कि अब इन्हें रेगुलाइज किया जाए?
मैम, इलीगल कॉलोनीज का बनने का बहुत सीधा था. इट वॉज फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ओवर लास्ट 25-30 साल. जो हाउसिंग जिस तरीके से दिल्ली में देनी थी वो नहीं दिए. चाहे 8-10 साल में इसमें भारत सरकार में, दिल्ली की सरकार में कांग्रेस की रही हो, चाहे उसके बाद किसी की रही हो, कलेक्टिव फेलियर डीडीए का और उनकी संस्थाओं का था. अगर 35-40 लोग आकर दिल्ली में उन कॉलोनीज में रहे जहां वो जानते थे इलीगल है, इसका मतलब है घर की आवश्यकता थी और हम लोग घर प्रोवाइड नहीं कर पाए. लेकिन मसला यह कि जब इन लोगों ने कीमतें देकर, जमीनें खरीदकर, घर खरीदकर अपने घर बनाए, तब क्या उनको उजाड़ दें आज? इसलिए सरकार का निर्णय हुआ था कि नहीं, इनको लीगल किया जाए. और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लीगल इलीगल केवल एक लैंड यूज का इशू है. ये कोई नहीं है कि इन्होंने किसी की जमीनें हथिया ली हैं या इलीगल में कोई चोरी कर ली है या किसी की जमीन ले ली है जो इनकी अपनी थी. ये सामान्य लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जो जाते हैं जहां कहीं घर मिलता है उसको ले लेते हैं. सबको नहीं ठीक से पता है कि वो जमीन का एग्रीकल्चर लैंड यूज है या रेजिडेंशियल लैंड यूज है. इसलिए उन लोगों की दिक्कत नहीं थी. जब कोई घर नहीं मिलेगा, नौकरी दिल्ली में ही मिलेगी, काम दिल्ली में ही मिलेगा, तो इसलिए वो आकर बसे. और जो तमाम संस्थाएं रही, चाहे एमसीडी रही हो, चाहे एसडीएम्स रहे हो, चाहे रेवेन्यू के अधिकारी रहे हो, 25-30 साल उन्होंने इस प्रक्रिया को रोका. और रोक भी नहीं सकते थे क्योंकि लोगों को हाउसिंग की आवश्यकता थी. But Sandeep, one of the big reasons why people are so disenchanted with politics is because no matter what happens, no matter which scam you're a part of, you ultimately get away. See what happened with Suresh Kalmadi and the Commonwealth Games scam. You know, he was at the forefront of the loot, and yet when the charge sheets get filed, his name is nowhere there. Similarly, the Shunglu committee comes out and puts a report which talks about various lapses. Just because they happen to be in government, no action is taken against them. So people feel that you can do what you want, make all the money you want, and you can get away with it. See, a lot depends on the system of evidence and the system of courts. And उसमें जो अरविंद जी की बात थी कि एक लोकपाल आना चाहिए, आई थिंक उसकी आवश्यकता है. हमारा इनसे मतभेद हो सकता है उसके कई पैरामीटर्स. ओके, इनका भी वो कहना था और जो एक जनरली भावना है कि कई बार कई ऐसी चीजें होती हैं जो आज की प्रणालियों के अंदर, उन पर शायद हम लोग ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं. और शायद एक ऐसी प्रणाली जो जिससे ज्यादा लचीली होगी, जिसके पास ज्यादा अधिकार होंगे, जो शायद उन जगहों पर जाकर खोजबीन कर सकेगी और छानबीन कर सकेगी जहां सामान्य प्रशासन या प्रशासनिक प्रणाली नहीं जा सकती है. इसलिए इनका भी ये मानना था और कई लोगों का मानना था. आप कह रहे हैं कि लोकपाल आना चाहिए, वो तो 40 साल से हम सुन रहे हैं. मैं अपनी व्यक्तिगत, इस समय मैं अपनी राय दे सकता हूं. संस्थाओं की और सरकार की क्या, देखिए इस समय सरकार में और इनके बीच में गतिरोध केवल कुछ उनके मुख्य बिंदुओं पर बना हुआ है. नहीं, पर आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी है वो भी तो ठंडी पड़ी हुई है. उसने मानसून सत्र तक अपनी रिपोर्ट तैयार करनी थी. जॉइंट कमेटी ये अलग थी. जो स्टैंडिंग कमेटी, मुलाकात भी नहीं की, उनकी रिपोर्ट तैयार भी नहीं हुई. विंटर सेशन में बनेगी नहीं बनेगी, तो 40 साल हमने इंतजार किया. 40 मैं ये कह रहा हूं, मैं इस बात का आज भी समर्थन करता हूं, तब भी करता था कि लोकपाल की आवश्यकता है. एक ऐसी रचना की आवश्यकता है जो आज की विषमताओं को और जटिलताओं से अलग हटके इस समाज में सुधार लाने की कोशिश करे. लोकपाल का मतलब केवल ये नहीं है. देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा अरविंद जी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि सबको जेल भेजना है. बात यह है कि हर व्यक्ति के अगर मन में इस बात का भय हो जाएगा कि अगर मैं आज दिक्कत करता हूं तो समान तरीके से मैं बच नहीं पाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं पकड़ा जाऊंगा, तो अपने आप स्वाभाविक रूप से इंसान जो है एक बेहतर प्रक्रिया अपनाएगा. जो किसी ने यहां सवाल पूछा था अरविंद जी से कि एक वैचारिक रूप में क्रांति हो, वो अलग बात है. Alright, let's take a question from the gentleman in the gray shirt. Question. Don't kill me at the end of it, but I want to try and get as many questions. Yes, please go ahead. First of all, we are more fan of Rahul than other people sitting. But I would like to just defend a question which you asked, Sandeep. One thing on family politics. Audience can tell me if he becomes a IAS officer, what Arvind will say on this. If he becomes a contractor, what Arvind will say on this. He becomes anything, it will be because of the corruption, Arvind will say. So he can not become anything other than politician. So 38% politicians are from family. 80% doctors are from doctors' family. I would request that people ask questions instead of making political. Yeah. So that I'll ask questions. We'll leave that for an election. I'll ask question from Arvind that he was asking all close-ended question. क्या आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? Why he doesn't ask open questions? In no forum he asks open questions, only close-ended question. He gives words to mouth
and then it comes from younger audience. All right, great. Thank you very much. Let's take a question from that lady in the red shirt over there. Yes, please. Yes, one by one, please. That lady in the red shirt. You know, I'd request that we just restrict this to questions, please. अरविंद जी, आप बोल तो रहे हैं कि आप 542 अच्छे और ईमानदार लोग लाएंगे, लेकिन हम आप पर कैसे विश्वास करें कि वो अच्छे और ईमानदार ही होंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज तो ये कि इनको कोई हम लोग टिकट नहीं दे। 3 चीजें हैं मोटे मोटे तौर पे। सिलेक्शन कैसे होगा, जब वो जाएंगे तो उनके कामकाज में वो बेईमानी नहीं करेंगे और बनने के बाद वो भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा डर है, क्योंकि ये कुर्सी बड़ी डेंजरस है। तो सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पिछले 3-4 दिन से हम लोग पूरा दिन बैठ के दूसरे कंट्रीज को स्टडी करके एक ऐसा प्रोसेस हम लोगों ने डिजाइन किया है। आप कभी हमारे ऑफिस में आइए, आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि उसमें हमारा बिल्कुल कोई रोल नहीं होगा और जनता उस कैंडिडेट को चूज करेगी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से होगा और जनता के सामने उसका पूरा खाका वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। आपको 3 महीने का टाइम देंगे, उसके खिलाफ जो सबूत है आप हमको दीजिए। दिग्विजय सिंह जी को भी हम सबूत के देने के लिए टाइम देंगे, अगर दिग्विजय सिंह जी के पास कोई सबूत है वो भी दे सकते हैं। दूसरी चीज, जीतने के बाद उस कैंडिडेट को ना लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, ना बंगला मिलेगा, ना सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, ना कोटा मिलेगा, ना एमपी एमएलए फंड मिलेगा। तीसरी चीज, अगर ये आंदोलन संसद में जाता है तो 10 दिन के अंदर जन लोकपाल बिल आना चाहिए और उसके अंदर प्रोविजन होना चाहिए कि अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ करप्शन का, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो 3 महीने के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए, 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा होना चाहिए ताकि उसको 6 महीने के अंदर जेल भेजा जा सके। तो अगर वो भ्रष्ट हो जाता है तो वो सीधा जेल जाएगा। और चौथी चीज कि अगर आप अपने एमपी से सेटिस्फाइड नहीं है तो राइट टू रिकॉल आना चाहिए, 5 साल तक उसकी वेट नहीं करनी है। यू शुड बी एबल टू रिकॉल दैट पर्सन विद इन। Okay, Ankit has a question. Yes, Ankit. Mr. Kejriwal, the Congress party is still living on the legacy of Mahatma Gandhi. A lot of people are now saying that now you rose up on the shoulders of Anna Hazare. You would be living off the name of Anna Hazare. And now Anna himself comes out and says that I won't even go and campaign for Arvind Kejriwal. Where is Arvind's political part? Where would it stand if Anna does not come? Because that's your, if I can use the word mascot, Anna is the mascot. And this is my first question. And the second, on a lighter note, is Arvind को इतना गुस्सा क्यों आता है? Arvind is the angry young man. Arvind relax कैसे करते हैं? नहीं, मुझे गुस्सा तो नहीं आता, गलत है। मुझे गुस्सा नहीं आता। और जो अन्ना जी का स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं कंफ्यूजन है, बिकॉज अन्ना जी ने ही इसको पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव को अनाउंस किया था। सो कल हम लोग मिलने जा रहे हैं अन्ना जी से, कल शाम तक आपको क्लैरिफिकेशन पता चल जाएगा। Yes. You know, we're running out of time, but Shiv has a question over there. Shiv, please go ahead. Shiv, go ahead. Mr. Kejriwal, the question is this. How difficult has it been for you, with all the things that you've said in all your speeches so far, to balance the personal relationships with the other people in Team Anna? And does it irritate you that the relationships you have with them are given so much attention? या दिस इज समथिंग। हम कहते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में मैंने लिखा कि जी कोल में घोटाला हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया, वो हो गया। अगले दिन अखबारों के अंदर ये नहीं छपा कि हमने चिट्ठी में क्या लिखा, अखबारों के अंदर ये छपा कि चिट्ठी पे अन्ना ने साइन नहीं किया। पहले तो अरविंद सारी चिट्ठियां अन्ना को दिखाते थे, अब अन्ना को चिट्ठियां दिखानी बंद कर दी। सो आई डोंट नो व्हाई जो फोकस है, कई बार हम कहते हैं भ्रष्टाचार हो गया, चोरी हो गई, 2 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, वो कहते हैं अरविंद की किरण बेदी से लड़ाई हो गई, मनीष ने जब गोलगप्पे खाए थे तो चटनी ज्यादा ले ली थी। इस तरह की चीजें उठाते हैं। तो कई बार ऐसे लगता है जैसे हम ही लोगों ने सारा कोयला खा लिया, इस तरह से वो होता है। तो राहुल बता पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है? नहीं, पर ये सच्ची बात तो है। जब मनीष और अभी आपकी थोड़ी सी सेटिंग में प्रॉब्लम, मेरी कोई सेटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, किरण जी से बहुत आपके साथ वो आ नहीं रही। नहीं, उनका साथ उन्होंने कहा कि अरविंद की पार्टी में वो आएंगे नहीं। मीडिया वही दिखाता है कहीं ना कहीं जो सच्चाई होती है, आपको ना अच्छी लगे वो अलग बात है। राइट। क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब तक मीडिया अन्ना हजारे और पूरे ये एंटी करप्शन आंदोलन की तारीफ कर रहा था, तब तक तो सब अच्छे थे।
जैसे ही थोड़ी सी कवरेज हटी या बाकी खबरें आई तो आपने कहा अरे सरकार का प्रेशर आ गया। तो ये तो हकीकत है, जब तक सूट करता है तब तक ठीक है, जब नहीं सूट करता तो यही लोग खराब है। एक आखिरी सवाल लूंगा फ्रॉम द जेंटलमैन, इज गॉट बोथ हिज हैंड्स अप। I've been keeping my hands up since a very long time. MP साहब, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हूँ, ईस्ट दिल्ली। तो आप ये बताओ, हमारी सरकार किससे मजाक कर रही है? आप कह रहे हो आपके दिल में आशा है केजरीवाल जी आएंगे, ठीक है, आशा तो हमारे पास है, आपके हाथ में तो आशा है। आपको 2 करोड़ रुपए मिलते हैं एमपी फंड, कितने और पैसे मिलते हैं? आपने 3 साल से एमपी हो, उससे पहले कितने दिन से आपकी मम्मी और आप नेता, आप मतलब पॉलिटिक्स में हो, क्या हुआ दिल्ली में अलग? वेयर आर वी? बोलते हैं शंघाई बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। एक सड़क अगर कंक्रीट की बनी हो तो आप बताओ। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास पैसा नहीं है, ना ये कह सकते हो कि जनता का समर्थन नहीं है। और ठीक है, मैं आपको पर्सनली अटैक नहीं करूंगा, आपकी गवर्नमेंट को करूंगा, ठीक है। अब अगर केजरीवाल जी कह रहे थे कि नहीं संदीप जी मुझे असिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी नहीं मानी, तो आपकी कॉन्शियंस इतनी क्लियर है तो यू क्विट कांग्रेस टुडे एंड ज्वाइन केजरीवाल सर। वो तो सबसे आसान चीज होगा, लेकिन वो करने की कोई वो नहीं है। मेरे ख्याल से जहां मैं हूं इस समय, कोई पार्टी कमजोर है, आपको अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है, उससे मेरा निर्णय नहीं बदल सकता। मुझे लगता है जहां मैं हूं, जिस विचारधारा से जुड़ा हूं, जिस संगठन से जुड़ा हूं, उसमें कुछ अपना है, जिस कारण से मैं उसमें गया हूं। आप और हमारे में मतभेद हो सकता है, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक मैंने कहा, अरविंद जी से विचार की दृष्टि से कई चीजों में हमारा मतभेद भी है, कई चीजों से हम एक दूसरे से मिलते भी हैं, पर उसका यह मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति जो एक ही दल में हो वो हर चीज में एक दूसरे के साथ जुड़ता हो, और हर व्यक्ति जो अलग दलों में हो वो हर चीज में एक दूसरे से मतभेद करता हो। Alright, let's ठीक है, just take अरविंद one जी को question स्वागत है। from, okay, the gentleman in the white shirt, yes. ऊपर। तो मेरा क्वेश्चन अरविंद सर से है। सर 2009 में जब कांग्रेस जीती थी तो सर सिर्फ उनके पास 11 करोड़ वोट्स थे और सिर्फ वो उसकी वजह से ही जीती थी। तो सर अभी लोग सर टीवी देखते हैं और बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है, करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है। सर सब लोग सो रहे हैं। सर आपको लगता है कि मतलब कि कांग्रेस इतने सालों से गवर्नमेंट चला रही है, सिर्फ उनको ही 11 करोड़ वोट मिले, तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी को वोट मिलेंगे जब आप इतना कर रहे हैं? तो हमारी पार्टी को नहीं, आपकी पार्टी को। ये सर हमारी पार्टी को। सर आपकी पार्टी को वोट मिलेंगे जिस दिन आप घर से निकल के अपने सारे परिवार वालों के साथ कैंपेनिंग करने जाएंगे। जाएंगे आप? सर जाएंगे सर, जरूर जाएंगे। जब सारे लोग जाएंगे तो जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। थैंक यू सर। सर हमारा मीडिया यूथ को बहुत आइडियलाइज करता है। Yes. हमारा मीडिया यूथ को बहुत आइडियलाइज करता है। लास्ट ईयर नॉर्थ कैंपस और रामलीला मैदान में डीयू के स्टूडेंट यूनियंस ने आपको बहुत सपोर्ट किया था। 1 महीने बाद डीयू के इलेक्शंस हुए, वो सब कुछ एंटी करप्शन भूल के हमको फ्री राइड्स, फ्री बर्गर्स, फ्री चॉकलेट्स बांटने लगे। वी आर कॉल्ड द जुगाड़ जनरेशन। 17, 18, 19 साल पे ही हमारा मॉरल फैब्रिक अगर इतना वीक है तो आप एक स्थायी परिवर्तन की कितनी उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए थे आपको, ये पिछले 60 साल में इस देश की व्यवस्था ने इस देश के लोगों को इतना भ्रष्ट बना दिया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये देश नहीं बदल सकता, ये देश नहीं बदल सकता, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। पिछले 1.5 साल में इस आंदोलन का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि अब अगर आप कई लोगों से पूछो, कई लोग कहते नहीं हो तो सकता है, कुछ तो हो सकता है और मेरी जिंदगी में ही हो सकता है। तो ये जो एटीट्यूड के अंदर बदलाव आया है, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर हम ये रातों रात सोचें कि अन्ना जी अनशन पे बैठे, 13 दिन अनशन पे बैठे और 13 दिन के बाद सारे देश के लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होने वाला, समय लगेगा, बहुत लंबा है। तो इसी कड़ी के अंदर जब आप इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं तो आपके अंदर भी परिवर्तन आता है। मुझे इस आंदोलन ने पिछले 1.5 साल में बहुत बदला है और इस देश के कई लोगों को बदला है। उस पुलिस वाले को बदला है जिसने रिश्वत लेनी बंद कर दी, उस चोर को बदला है जो अपनी ऑल्टो गाड़ी वहां पे गुड़गांव में छोड़ के चला गया था। ऐसे ढेरों उदाहरण है जो लोग बदले हैं। तो विश्वास रखिए, आशा रखिए, मुझे लगता है भारत का भविष्य सुनहरा है और भारत जरूर बदलेगा। On that note, I'll end this session. We don't know how many seats Arvind's party will win or lose.
But if they can act as a moral force, which forces mainstream parties like the Congress and the BJP to get their act in order, that would be a great achievement for Indian politics. To my guests for this session, Arvind Kejriwal and Sandeep Dixit, for joining us at the India Today Youth Summit. Thank you very much. Could I please request Mr. Ashish Banga, Chief Executive Officer of India Today Group, to come up on stage and give our guests a token of appreciation, please. Let's hear it for Arvind Kejriwal and Sandeep Dixit, please.